सरकार ठीक आपकी आनी है, ठीक कहीं ना है। कहीं आपके मन में भय है। देखिए, भय किसके मन में होता है? जो लोग चुनाव से भागते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व से लेकर के देश के नेतृत्व से लेकर के बूथ का कार्यकर्ता मैदान में है। 10 के 10 कैंडिडेट मैदान में है। ये डर भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है, डर तो कांग्रेस पार्टी रही है, जिसको ये नहीं सूझ रहा कि किस लोकसभा से किस प्रत्याशी को लेकर के आया जाए। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो जनहित की लोकप्रिय योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन हुआ है। उनके क्रियान्वयन से उनको डर लगता है कि आम जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है, या फिर उनको दूसरा डर उनकी अंदर खाते जो पार्टी के अंदर टूट है राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और प्रदेश स्तर और स्थानीय स्तर तक, और दूसरा तथाकथित इंडी अलायंस, उसके अंदर जिस प्रकार की घबराहट है, जिस प्रकार का डर है, तो डर उनके अंदर है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल और केवल विकास के एजेंडे पे, जन कल्याण के एजेंडे पे, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के एजेंडे पे अपने चुनाव को आगे बढ़ा रही थी। लेकिन ये तो काम कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, इंडी अलायंस ने शुरू किया। बराड़ साहब, युवा जो कहते हैं जी। कि जब देश का प्रधानमंत्री ऑनलाइन गेमिंग के लिए बच्चों को, युवाओं को प्रमोट करता है, तो देश किस दिशा में जा रहा है? जबकि युवाओं के लिए तो रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। युवाओं में इस विषय को लेकर रोष है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी पिछले, जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय की बात करें, या उनके प्रधानमंत्री के 2 टर्म के कार्यकाल की बात करें, नए आइडिया युवाओं को किस प्रकार से दिए जाएं, कैसे युवाओं को नई तकनीक के साथ जोड़ा जाए, इस बात का प्रयास उनका रहता है। और मैं समझता हूं कि जब दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना दुनिया के अंदर फैली, तो एक नई तकनीक उनके नेतृत्व में आगे बढ़ी। वो पहले से थी, लेकिन जनता उसका उपयोग नहीं करती थी। आज हम वर्चुअल बैठकें कितनी करते हैं, काम कितना आसान हो गया है। नरेंद्र मोदी जी का फोकस केवल इन्हीं बातों के ऊपर है, युवाओं को भटकाने के लिए नहीं है, किसी को अटकाने के लिए नहीं है, उनको ठीक दिशा देने के लिए और नई तकनीक के साथ जोड़ करके, जो दुनिया आज इतनी बड़ी होते हुए भी आपस में इतनी मजबूती के साथ जुड़ी है नई तकनीक के माध्यम से, केवल उसको जोड़ करके उसके माध्यम से खुद का ज्ञानवर्धन करना और उसका उपयोग देश की तरक्की में और स्वयं की तरक्की के अंदर करना, इतना उनका मकसद रहता है। कांग्रेस या बीजेपी के लिए देखिए, भारतीय कि वोट करो किसी को भी दो। देखिए, ये बात मोदी जी आज नहीं कह रहे हैं, या कोई अन्य पार्टी का नेता आज नहीं कह रहा है। ये देश की जनता का, जागरूक जनता का मत सबसे बड़ा एक अधिकार है। इसी अधिकार के कारण से हमारे देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। इसी व्यवस्था के चलते देश की जनता के मन के मुताबिक सरकारें चुनी जाती हैं, इसलिए बातें कही जाती हैं। हाँ, वो विश्लेषण का विषय है कि मतदान कम कहाँ हुआ, लेकिन और क्यों हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई खतरा नहीं है। तो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के आदरणीय नाते मोदी जी कहते हैं, और एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते मैं भी कहता हूं कि वोटिंग सबका अधिकार है, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करनी चाहिए। आपके उम्मीदवार ये कह रहे हैं प्रेस वार्ता की है जी, उसका मुख्य फोकस रहा है कांग्रेस का घोषणा पत्र जी, और आपने अपने करीब करीब 17-18 मिनट के संबोधन में जब आप बोल रहे थे जी, उसमें 27 से 28 बार जी, मुस्लिम शब्द का प्रयोग किया है। जी, कांग्रेस के आला नेताओं का मैंने पढ़ा और वीडियो भी आया है कि उनके घोषणा पत्र में मुस्लिम शब्द नहीं है। अल्पसंख्यक जो शब्द है वो केवल मुस्लिम के लिए नहीं आता, वो दूसरे जैन है या और दूसरों के लिए भी। आपका फोकस मुस्लिम पे और तुष्टिकरण पे ही क्यों? इसका मतलब आप कांग्रेस के घोषणा पत्र से डर गए और बार बार रेस्पॉन्स करनी पड़ी? देखिए, जनता के सामने सच्ची बात लेकर के आना, ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। देश के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ये मैं नहीं कहता, ये देश का संविधान कहता है कि देश के अंदर धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता। ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब संविधान के अंदर लिख करके गए, और कांग्रेस पार्टी बेशक अल्पसंख्यक का प्रयोग कर रही है, लेकिन उनका जो हिडन एजेंडा है वो
बार बार सामने आया है, इस बार भी सामने है। हम उसके हिडन एजेंडे का पर्दाफाश करके रहेंगे, जनता तक की बात पहुंचा करके रहेंगे। लेकिन उनका साफ कहना है कि जिस तरह का आपने 50% आरक्षण की बात करी है, सब उसमें उनके मैनिफेस्टो में तो कहीं नहीं लिख रखा, अभी इनका घटा के इनको दिया देखिए, जाएगा। आप उनके अलग अलग वक्तव्य पढ़ें, आप उनके घोषणा पत्र के अलग अलग बिंदुओं के ऊपर गौर करें, तो बात बिल्कुल स्पष्ट आएगी कि कांग्रेस पार्टी का मंतव्य क्या है। सर मुस्लिम भी तो देश के नागरिक हैं। मुस्लिम नागरिक हैं। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर हर घर नल से जल योजना लागू करी। क्या, एक मिनट सुनिए आप पूरी बात, क्या उसमें यह है कि हिंदू के घर में पानी जाएगा, एक मुस्लिम के घर में नहीं जाएगा? सबके घर में जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना वैश्विक महामारी, दुनिया की सबसे बड़ी महामारी, उसमें फ्री वैक्सीन दी, और केवल भारतीय नागरिकों को नहीं दी। ऐसे देश जो गरीब मुस्लिम देश है, वहां भी फ्री में उपलब्ध कराने का काम किया। प्रत्येक भारतीय मुस्लिम को या अन्य धर्मावलंबी को वो फ्री में वैक्सीन लगी। आज 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज दे रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम के आधार पे नहीं दिया जा रहा। आज भविष्य के लिए जो एजेंडा सेट किया है, वो केवल हिंदू मुस्लिम के आधार पे नहीं है। हाँ, लेकिन जो संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने व्यवस्था करी कि देश के संसाधनों पर एक विशेष वर्ग का अधिकार, यानी कि मुस्लिमों का अधिकार नहीं होकर के गरीब व्यक्ति का अधिकार, आम आदमी का अधिकार, हम इसकी बात करते हैं। बराला जी, ये आपने अभी कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसकी शुरुआत हुई तुष्टिकरण की, फिर सीएए से क्या मैसेज आ रहा है? देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बहुत क्लियर है। इस दुनिया के अंदर जो हमारे आसपास के देश जो कभी भारत का हिस्सा होते थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उसके अंदर चाहे हिंदू थे, चाहे सिख थे, चाहे जैन थे, चाहे बौद्ध थे, उनका तुष्टीकरण हुआ। वहां पर उनकी प्रताड़ना हुई। वहां पर बार बार जो सांप्रदायिक दंगे होते थे, इनको अपने परिवार वहां पर गंवाने पड़े, और वो इस डर के कारण से वो भारत के नागरिक बनना चाहते थे। भारत में आकर के उन लोगों ने शरण ली। दुनिया में केवल भारत ऐसा देश है जहां इन वर्गों के लोग अपने मन और मत के आधार पर रह सकते हैं, बेहतर नागरिक हो सकते हैं, और इसीलिए भारत में आकर के वो शरण लेते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों के लिए तो वो देश, उनके देश सारी व्यवस्थाएं करते हैं। जब हमारे उस समय के अखंड भारत के नागरिक दूसरे देश के अंदर उनकी प्रताड़ना होती है, तो इस देश की जिम्मेवारी बनती है, नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जो भारत के अंदर वो नागरिक आए हैं उनको संरक्षण दिया जाए। ये बात इसलिए भारतीय जनता पार्टी ठोक बजा करके करती है। और ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, ये देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, अमित शाह जी भी कहते हैं, इसको 100% लागू करने का काम और डंके की चोट पर लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार भविष्य में करेगी। एक जी ग्रामीण क्षेत्रों में सीधा ये है बराड़ा जी, आपके जो मुसलमान इस देश में पहले रह रहे हैं वो आपका टारगेट है, और बाहर से मुसलमान वो उनको आप नागरिकता दे रहे हो। देखिए, आप शायद अपने विषय को स्पष्ट नहीं कर पाए। भारत का जो मुसलमान है वो भारत का नागरिक है। भारत के संविधान ने जो उनको अधिकार दिए हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन अधिकारों का संरक्षण हो, उनको सुरक्षा मिले, इस बात को अपने एजेंडे में रखा, लेकिन तुष्टीकरण को नहीं रखा। तुष्टीकरण नहीं है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में कहीं भी। जी। एक ग्रामीण क्षेत्रों में जी अपने कैंडिडेटों का विरोध हो रहा है जी, उसको लेके क्या? देखिए, वैसे मैं इसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन इसको इसी पे केंद्रित रखें, इस एजेंडे के ऊपर तो अच्छा है। मैं आपको अलग से इस बात का जवाब भी दे दूंगा, लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं हो तो फिर मैं उसको आपके सामने ब्रीफ भी कर सकता हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हमारे उम्मीदवार अपनी बात कहने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ हमारे भाई, किसान भाई भी उसमें हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग भी हैं, सब तरह के लोग हैं उसमें। वो अपनी बात कहते हैं, लेकिन उनको अपनी बात एक सीमित दायरे के अंदर रखें, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर रखें तो अच्छा रहेगा। अब कोई समय नहीं है, अब कोई जो तत्कालिक मुद्दा है उसको लेकर के कोई बात नहीं हो रही है, ना बिजली को लेकर के कोई बात है, ना पानी को लेकर के कोई बात है, ना मंडी की व्यवस्था को लेकर के बात है, कहीं कोई बात नहीं है। ये सारी की व्यवस्थाएं सारी सुचारू रूप से चल रही है। उनकी कुछ इस प्रकार की जो मांगे हैं, जो आज के दिन
कोई सुन करके पूरी तो कर नहीं सकता। इसलिए मेरा एक आग्रह है कि जब समय आएगा चुनाव के बाद रखें अपनी बात। नहीं बराला जी वो करेंगे कि हमें दिल्ली जाने दिया, हमें दिल्ली नहीं जाने दिया, हम मैं आपको गाँव में जाने इसलिए दे रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके ऊपर हम अलग से भी एक प्रेस कर सकते हैं। आज मेरा एक आग्रह है आप लोगों से कि इसी के ऊपर केंद्रित रखें। उसी मुद्दे पे आते हैं। आपने कांग्रेस की घोषणा पत्र में बात जी। की, मोदी सरकार के कामों जी। में बात की। 2014 में मोदी सरकार का मुख्य मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी था। 10 साल में महंगाई और बेरोजगारी पर आप कितना अंकुश लगा पाए? क्यों महंगाई बढ़ पाई? देखिए, कोई भी सरकार नहीं चाहती किसी भी रूप में महंगाई और बेरोजगारी को कोई बढ़ावा मिले। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिनके कारण से महंगाई बढ़ती है। वो देश के भी मुद्दे ऐसे होते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, और देश से बाहर की यानी कि दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं जिसको हम कहते हैं। लेकिन इतना बड़ा जो एक भयंकर त्राही का दौर रहा, कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी, उस दौर से देश को निकाल करके लेकर के आना और महंगाई को अपेक्षाकृत कंट्रोल रखना। मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं, अगर देश का नेतृत्व किसी और व्यक्ति के हाथ में होता तो महंगाई किस स्तर पे होती, इसका अंदाजा लगा करके व्यक्ति की, सामान्य व्यक्ति की रूह कांप उठती है। महंगाई को कंट्रोल में भी रखा और देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी 8% के आसपास देश की रहे। दुनिया की अर्थव्यवस्था और उनकी जीडीपी का हाल क्या हुआ? बड़े बड़े विकसित और विकासशील देश, उनकी अर्थव्यवस्थाएं भरभरा करके धराशायी हो गई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की 125 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या के पुरुषार्थ के कारण से आज हमारे देश की जीडीपी भी मजबूत है और हम हर प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी को कंट्रोल करने की स्थिति में है। आज देश का जो आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ है, आपके जींद के अंदर से ही कितने नेशनल और एक्सप्रेस हाईवे, सुपर एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे अब आप आपके गुजरते हैं। नहीं, मैं लोग राष्ट्रीय है, जींद में आगे ना, मैं राष्ट्रीय मुद्दे की बात कर रहा हूं। आपने बेरोजगारी की बात करी, आप सुनोगे तो आपको ध्यान में आएगा इनके कारण से कितने रोजगारों का सृजन होता है। देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का रोटेशन घूमता है, और वो घुमाने के लिए स्वदेशी पूंजी निवेश और विदेशी पूंजी निवेश अगर सबसे ज्यादा हुआ है तो इन 10 वर्ष के कार्यकाल के अंदर हुआ है। अगर कोई कारखाना जींद के अंदर लगता है, देश के किसी भी कोने के अंदर लगता है, निश्चित रूप से उसके कारण से अर्थव्यवस्था का रोटेशन तो घूमता ही है, स्वरोजगार के, रोजगार के अवसर भी उसके अंदर से पैदा होते हैं। आज हमारा देश जो कभी, मैं उस पर ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन उदाहरण के तौर पे कहूंगा, हमारा सैनिक साजो सामान, सैनिक उपकरण, उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर के और जो उनकी गन होती है वहां से लेकर के, और बड़े बड़े लड़ाकू जो जहाज हैं, वो आम तौर पे ज्यादातर सामान बाहर से आता था। लेकिन हमारे मोदी जी की सरकार ने स्वदेशी निर्मित उपकरण इस देश के अंदर हों, सैनिकों के पास हों, उसके कारण से 2 हमारे लक्ष्य पूरे हुए। एक तो स्वदेशी उपकरणों का और हमारे ही वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किए उपकरणों का प्रयोग हमारी देश की सेना कर रही है। दूसरी तरफ इसके कारण से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। हम आज आयात नहीं, निर्यात कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत